Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we are going to discuss Claude Lévi-Strauss, a very popular structuralist critic and theorist. So let's begin right away. Claude Lévi-Strauss actually was a French anthropologist above everything, and he was very much prominent in the field of anthropology, and he pioneered actually and laid emphasis upon the field of structural anthropology, and it got inspired from his ideas. He won the 1986 International Nonino Prize, as you see here, in Italy, and his works actually trace the relationship between myths, cultures, kinship systems, and the underlying structures beneath them all. So he studies the structures and कैसे ये जो structures हैं, कैसे हमारी society में, हमारे myths में, हमारे जो legends हैं, stories हैं, हमारे जो बॉन्ड्स हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, इनके अंदर कैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्हें गवर्न कर रहे हैं. बेसिकली क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के जो मेजर वर्क्स हैं वो इन्हीं सब आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं. सो लेट्स डाइव राइट इनटू his works in chronological order, very important from that point of view. First, as you can see here, The Elementary Structures of Kinship. This work he wrote in 1949, and here he explores the universal patterns and rules which govern our kinship systems, which means that marriage में, हमारे societal bonds में, relationships में, हम society में एक दूसरे से कैसे connect करते हैं, हमारे marriages and societies कैसे form होती हैं, उनके beneath जो एक structure होता है, जो एक like normative फाउंडेशन होती है, उसे वो बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं. तो आप टाइटल से, इनके वर्क्स में आप बेसिकली इनके टाइटल से यू कैन रियली have an idea of what he is talking about in this particular work. So here you can see that elementary structures of kinship, the very foundations of kinship, how kinship is governed by lots of structures, right? So this he discusses in this particular work. And kinship basically means like blood relations, and how those blood relations also are governed by many intrinsic factors and structures. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल जो दुनिया भर में एक स्ट्रक्चर है, एक जो आप मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में एक स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट जो डिसेंट होता है, जो आपकी लीनिएज होती है, जो बेसिकली आपका सर नेम या फिर आपके आप प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं नहीं करते हैं, ये जो बहुत सारे रूल्स ऑल ओवर द कल्चर्स, डिस्पाइट जोग्राफिकल एरिया या किसी भी अदर फैक्टर के होने के बावजूद, ये एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, जो पेट्रियार्की का स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली एक किनशिप जो है आपकी डिटरमाइन करता है, आपके ब्लड रिलेशंस डिटरमाइन करता है कि आपका सरनेम किसका होगा, एंड आप किसके नाम से जाने जाएंगे फॉर एग्जांपल. तो ये पूरे वर्ल्ड में ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये जो किनशिप को डिटरमाइन करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बेसिकली इस तरह की चीज़ों को क्लॉड लेवी स्ट्रॉस स्टडी करते हैं. ठीक है, वो यूनिटी देखते हैं इन द स्ट्रक्चर्स दैट डिटरमाइन आवर फैमिलीज, आवर रिलेशनशिप्स एंड आवर सोसाइटीज़ एंड इवन आवर बॉन्ड्स विद ईच अदर. ओके, 1952 में फिर आता है रेस एंड हिस्ट्री. ये एक्चुअली यूनेस्को की डिजिटल लाइब्रेरी का एक पार्ट है. यू कैन चेक दैट आउट, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इन दिस वर्क जो 1952 में आता है, स्ट्रॉस एक्चुअली क्रिटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस, एंड ही आर्ग्यूज, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट हिम, दैट ही इज़ समवन जो ये डुअलिटी है प्रिमिटिव और सिविलाइज्ड की, जो लोग कहते हैं कि प्रिमिटिव लोगों में बेसिकली जो एक नाम दिया गया है ओरिएंट के लोगों को, ईस्ट के लोगों को, जो प्रिमिटिव लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं, उनके बीच में एक डिस्टिंक्शन है. हमारा इन दोनों ग्रुप्स का माइंड डिफरेंटली वर्क करता है. इस पर्टिकुलर आइडिया को वो क्रिटिक करते हैं, एंड बहुत सारे वर्क्स हैं, हम आगे देखेंगे, जिसमें ये पर्टिकुलर डुअलिटी जो है बिटवीन द सिविलाइज्ड एंड द प्रिमिटिव, बिटवीन द सैवेज एंड द सिविलाइज्ड, ये बेसिकली ही critiques, and he goes against that. So here in this book also, in Race and History, he critiques the concept of race and argues against the idea of
a hierarchy of civilization. He says that cultural diversity, he promotes cultural diversity and applauds it, and वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर कल्चर को समझना चाहते हैं. Okay, so he says that in towards understanding a particular culture, you have to first understand the historical context. कि वो culture कहाँ से आया, उसकी heritage क्या है, उसकी foundations क्या हैं, right? So you have to remember that he is a structuralist as well as an anthropologist. तो बहुत ही wide उनकी जो reach जाती है critical मामलों में. Then in 1955 he published Tristes Tropiques. Sorry for the pronunciation if I'm wrong. Maybe it is pronounced Tristes Tropiques. He accounts in this work his learnings from his experiences in Brazil. तो actually ये एक travelogue भी है, एक philosophical treatise भी है, and एक मतलब उनकी ideas, उनके experiences जो ब्राज़ील में उनके साथ हुए थे indigenous tribes के साथ, अगर वो वहाँ पे मिले जुले हों, वहाँ के नेटिव लोगों से मिले जुले हों, तो वो उनके माइंड में एक रिफ्लेक्शन बनाता है. He reflects upon societies and how they function. एक्चुअल में इस वर्क का ट्रांसलेशन है सैड ट्रॉपिक्स. ओके, एक्चुअल में जो ट्रांसलेशन है इस वर्क का. उसके बाद ही पब्लिश्ड in 1958 Structural Anthropology, and this is a collection of essays. It includes the structural analysis of myths, kinship and cultural practices. तो basically in this work it is a very important work. ये इन्हें इस्टेब्लिश किया था बेसिकली जो स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, कहीं ना कहीं इन्हीं के आइडियाज़ से स्टार्ट हुआ था. सो दिस वर्क, when we talk about the structural analysis of myths and kinship and cultural practices, he analyzes कि myths के underneath एक जो structure है उसमें क्या है. बेसिकली हमारे जो myths होती हैं, कहानियाँ होती हैं, जो उन कहानियों के बीच में एक कॉमन स्ट्रक्चर है ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टोरी को समझ लीजिए कि एक प्रिंसेस है, हमेशा उसे एक प्रिंस बचाने आता है. कभी एक जो हमारी कहानियाँ हैं फेरी टेल्स, उसमें कभी एक प्रिंस मुसीबत में नहीं पड़ता है, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि प्रिंसेस उसे बचाने के लिए आती है, हमेशा पहले प्रिंस आता है. तो ये एक स्ट्रक्चर है जो हमारे फेरी टेल्स में पाया जाता है. तो इसी तरह वो जो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मिथ्स हैं, कहानियाँ हैं, लेजेंड्स हैं, उनको एनालाइज करते हैं, और उनकी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो फाउंडेशनल कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहानियाँ डिफरेंट हैं, बट एक बहुत ही फाउंडेशनल सिमिलैरिटी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल लिंक, एक बिलीफ है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को में कि जो लिंक्स होती हैं, कैट्स होती हैं, बेसिकली वो एसोसिएट की जाती हैं मिस्ट्री से या बहुत सारी अलग डिफरेंट तरह की चीज़ों से. इंडिया में कैट्स को लेके एक डिफरेंट तरह का बिलीफ है. जैसे काली बिल्ली रास्ता काटती है तो बुरा होता है. तो ये मिथ्स डिफरेंट हैं, बट इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन या फिर उनका सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है. तो इसे स्टडी करना बेसिकली इस तरह की चीज़ों को वो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में बताते हैं. 1962 में फिर आता है टोटेमिज्म. टोटम क्या होता है? टोटम इज़ एक्चुअली अ वेरी सीक्रेट ऑब्जेक्ट, एन इमेज और अ डेटी काइंड ऑफ thing, not a deity exactly, but an object or a symbol or an emblem of a particular clan or a group, जिससे वो basically अपना origin trace करते हैं एक particular plant या animal. Through this totem you can find it in various cultures that there is a particular totem with which a clan or a group associates its cultural identity and traces its history to a particular animal or a plant or a spiritual being. तो इस पर्टिकुलर चीज़ को डिफेंड करते हुए 1962 में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस राइट्स, एंड ही सेज दैट टोटेमिज्म इज़ नॉट अ यूनिक फिनोमेना बट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ ह्यूमन थॉट एंड क्लासिफिकेशन. ही एक्चुअली applauds and supports this totemism because he says that it is not something very out of the blue.
लाइक एक जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता है किसी भी अननोन चीज़ को, जो भी लाइक डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट अननोन कल्चर्स होते हैं, उनके हिसाब से दे कैटेगराइज इट एज समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, वेरी एक्सॉटिक, तो वो जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस करते हैं वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है. ही नॉर्मलाइजेज दिस आइडिया एंड सेज that it is a very smart thing, that it is actually a pattern and a way in which through which humans actually classify themselves and trace their relationships to the rest of the world, with the rest of the world, with plants and animals and nature. So it is a very smart kind of a, actually a very scientific method. तो इस तरह से वो टोटमिज्म को प्लॉट करते हैं इस पर्टिकुलर वर्क में. Then in 1962, another important work, very important from that point of view, The Savage Mind. In the French title here is published, and here it got published in French in this title, with this title. And in this work, actually, he critiques the idea that primitive thought processes are less sophisticated than of civilized societies. We have discussed this point earlier, and here in this work he actually introduces another concept of bricolage. Bricolage basically is the idea that a new meaning is created with the help of the combination, by combining various other different meanings. For example, bricolage basically extend हो गया है in various forms. Art में भी use होता है, literature में भी use होता है. In actuality जो basically start हुआ था, it actually meant that Strauss used the term bricolage to describe the way in which indigenous cultures, native cultures create meaning, new meaning, by combining existing cultural elements. Okay, he argued that bricolage is actually an aspect of human creativity. ये human creativity का एक part है जिसमें जो existing cultural elements हैं उनको हम combine करके एक new sort of meaning बना देते हैं. राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही सिंपल सा लाइक इम्प्रॉम्प्टू एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ बिलीव इन ए कल्चर कि हमें, अगर हम इस दिन के कपड़ा पहनेंगे, इस कलर का कपड़ा पहनेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा. एक और कल्चरल बिलीफ है कि अगर हम इस दिन ये खाएंगे, सेम डे ये खाएंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा. तो ये जो कल्चरल बिलीफ है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उससे एक न्यू बिलीफ फॉर्म हो जाता है. लोग फॉर्म कर देते हैं अपनी क्रिएटिविटी से कि नेक्स्ट जब बाद में फ्यूचर में हम क्या करेंगे कि हम इसी दिन ये कपड़ा पहनेंगे और यही चीज़ खाएंगे, एंड वी विल सेलिब्रेट इट एज अ फेस्टिवल, और आज से ये एक फेस्टिवल के नाम से जाना जाएगा. सो दिस इज़ अ न्यू कल्चरल बिलीफ दैट वी आर फॉर्मिंग. ब्रिकोलाज देन आर्ट में इस तरह ट्रांसफॉर्म होता है कि एग्जिस्टिंग आर्ट फॉर्म्स को, या फिर एग्जिस्टिंग जो आर्ट या पेंटिंग्स में जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें कंबाइन करके आप एक नया एलिमेंट, एक नया आर्ट फॉर्म या पेंटिंग में कुछ नया कैसे कर सकते हैं. ये एक ब्रिकोलाज हो गया कॉन्सेप्ट पेंटिंग में. देन यू कम टू लिटरेचर. सो देयर वी विल एम्प्लॉय जो मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में, लिटरेचर में बहुत यूज़ होता है कि डिफरेंट नैरेटिव्स, डिफरेंट जॉनरास, कैरेक्टर टाइप, स्टोरीज, मिथ्स, लेजेंड्स, इंटरटेक्चुअलिटी के थ्रू आप एक पर्टिकुलर वर्क में कैसे दूसरे पर्टिकुलर वर्क्स की, बहुत सारे वर्क्स की एलिमेंट्स इंक्लूड करके एक नया वर्क क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो एक वर्क की मीनिंग जब टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारे वर्क्स पे डिपेंड हो, बेसिकली उस पर्टिकुलर वर्क को, उस कॉन्सेप्ट को, उस जो पूरा तरीका है एक वर्क लिखने का, दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नोन एज अ ब्रिकोलाज इन लिटरेचर. ठीक है. तो ये बहुत इवॉल्विंग टर्म है. Next, we come to a very important series that was written from the year 1964 to 71, and Mythologeeks. It is titled. It is named, and it is a 4-volume series in which Strauss applies structuralist analysis to mythology across various cultures. तो इसमें भी सेम बात है जो स्ट्रॉस कर रहे हैं. आई वोंट रिपीट इट अगेन बिकॉज सेम थिंग इज़ टॉकिंग अबाउट कि कैसे वो माइथोलॉजी को स्ट्रक्चरली एनालाइज कर रहे हैं अक्रॉस वेरियस कल्चर्स.
जहाँ पे आप देख सकते हैं वो फूड के बारे में देखते हैं, मिथ्स रिलेटेड टू फूड. देन ही टॉक्स about food preparation and cultural symbolism involving food and nature. You can see here, these are the works that are included in this particular series, so you can just have a look here. And he talks about food and table manners and myths that deal with human nature and culture, right? In The Naked Man 1971, The Origin of Table Manners 1968, and so on. So this is a series. If it is asked that name one, like something related to this series, you should be able to answer. Then in 1973 structural anthropology का volume 2 आता है, okay, and in it also he continues on the same themes that he talked about in the previous work, about kinship, myth, cultural practices और उनका structural analysis. Then in 1983, The View from Afar. This work is published in 1983. This is a collection of essays which is addressing contemporary issues anthropology. So this is like a work which is situated in his particular timeline, and he talks about contemporary issues and talks and anthropology that would have been going about in his time, and he reflects on how anthropology has developed, anthropology का development up until now कैसा हुआ है, and the title is very much clear. तो जब आप like कुछ छोटी छोटी समरी से एसोसिएट करके टाइटल्स को पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से जान पाते हैं. यू विल बी एबल टू हैव अ बेटर आइडिया एंड यू विल बी एबल टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर राइटर. तो टाइटल से एसोसिएट करके हमेशा एक वर्क पढ़िए एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज वेल, राइट. सो द व्यू फ्रॉम अफार 1983, अ कलेक्शन ऑफ एसेज. ये एक कल्चरल कंटेम्प्रेरी इशूज़ पे एक एनालिसिस है उनका. देन एंथ्रोपोलॉजी एंड मिथ लेक्चर्स हैं इनके, जो बेसिकली एक कंपाइलेशन है इनके लेक्चर्स का 1951 से 1982 तक, ओवर 3 decades. एंड this compilation was published in 1984, and it discusses the intersection of anthropology and mythology. Again, the same thing, that how anthropology and mythology are two disciplines and fields that can really be studied together to have, to provide better insights onto human behavior, uh, insights into myths and how these myths actually shape human behavior, culture, etc. Okay, so this work, Anthropology and Myth, and this is based upon his lectures, and it provides insights into his evolving thought, how he has also evolved as an anthropologist and a structuralist. 1985, and we are reaching the end of his uh, journey of his works. In 1985, he again publishes a work which deals with myths of South, about in South American culture, The Jealous Potter. Here he analyzes the myths of South American indigenous people, focusing on the themes of jealousy and creation and pottery making. For example, यहाँ पे लिखा है, in certain myths that he analyzed, he actually saw that उन myths में jealousy played a very important role. For example, कुछ mythologies होती हैं, कुछ myths होते हैं कि there is rivalry between artisans, and supernatural beings are also there, and there is a competition, there is desire, threats, the sustenance of cultural identity. So he traced this particular structure in the myths that are there in pottery making. तो इस तरह के जो structures and similarities हैं, he basically analyzes those. In 1993, again, look, listen and read an exploration of the connections between visual art, music and literature through a structuralist lens. A contemporary work, you can see that he is also evolving with the changing times. He is evolving, and the influence of visual art, music and literature is increasing. So he is also enlarging his scope, and he is widening his ideas and his thought processes to reflect upon the new cultures, the newer cultures that are emerging. Of visual art was emerging at that time, very early 1990s की हम बात कर रहे हैं. Music was emerging, everything, so he is also expanding with time. 1994 में Sorates do Brazil एक आता है, a photographic memoir, and it reflects on his time in Brazil. Again we see के यहाँ पे भी ब्राज़ील के बारे में बात हो रही है. एक पहले भी वर्क में इन्होंने ब्राज़ील के बारे में बात की थी. Keep in mind those two works, and
एंड आई वोंट टेल यू द नेम बट आई विल टेल यू द 1950s में वो पब्लिश हुआ था. सो रिमेंबर दैट वर्क. इट कैन बी आस्क्ड दैट इस पर्टिकुलर वर्क में किस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लिख रहे हैं, ऐसा किस जगह के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेसिकली. तो यहाँ पे स्वदेश दूर ब्राज़ील में वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने टाइम इन ब्राज़ील पे. एंड ही कंबाइंस पर्सनल मेमोरीज विद एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स विच इज़ वाई इट इज़ अ फोटोग्राफिक मेमोir. उसके बाद 1955 में द स्टोरी ऑफ लिंक्स was published, which I've already talked about, that it is actually a myth prevalent and popular in North and South American amongst North and South American indigenous people. It focuses on the figure of lynx and its symbolic significance. Like in this particular myth, he explores the lynx actually serves as a central figure that Strauss explores. एंड ही एक्सप्लोर्स ये इसके अंदर जो सिम्बलिज्म है वहाँ के लोगों में क्या ये सिम्बलिज्म रखता है, इट्स एक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स कैसे इंटरप्रेट किए जाते हैं उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, ये बेसिकली स्ट्रॉस एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, तो इस मिथ के बारे में हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है. देन फिर 2013 में इनका वर्क आता है जो पॉस्थ्यूमसली बेसिकली पब्लिश हुआ है. तो इनका एक ये लास्ट वर्क है, published collection of essays है, we are all cannibals and other essays. Cannibals, cannibalism, if you know, it means eating other humans. And it is a posthumously published work, like I've said, and it covers a wide range of topics from cannibalism and cultural relativism to the role of anthropology in understanding human societies. So cannibalism के ऊपर ये थोड़ा सा बातचीत करते हैं, उस पर अपने व्यूज़ शेयर करते हैं. एंड कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में बात करते हैं. कल्चरल रिलेटिविज्म टू दोज, लाइक फॉर दोज हु डू नॉट नो, इट बेसिकली इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड आइडिया दैट देर इज़ नो, लाइक मैं अपने शब्दों में अगर समझाऊँ तो हर एक इंसान अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को समझता है. लाइक एक पर्टिकुलर आइडिया को दो डिफरेंट कल्चर के लोग, दो डिफरेंट कल्चर से जो लोग बिलोंग करते हैं वो दोनों डिफरेंटली समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, the idea of a live-in relationship, for example, in India it is something, in South Asian countries, uh, this whole idea of live-in relationship, on a broader level it is not generally accepted. And अगर हम वेस्ट में जाएं तो ये it is a, this idea is accepted. तो cultural relativism is basically understanding and accepting the fact in order to create a culturally diverse society, and to accept such a society that each and every person on the face of this earth will relate, or will he or she will have a different version of the same event or the same idea or concept as is imparted to him by his culture and by the norms of that culture. So it is basically the acceptance of the fact that there does not exist a universal truth. एक universal truth जैसा जो concept होता है वो ऐसे at face value कहीं भी मौजूद नहीं होता है, because one distinct idea, one idea or one concept or a truth will be interpreted by people all over the, all around the world in different manners according to their cultures, and they will relate to that particular idea or concept according to their, by the limits that are imposed upon them by that particular culture, or by the freedom that is imparted to them through that particular culture. तो उस कल्चर से जब हम रिलेट करके इस अपने वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं, उस पर्टिकुलर फिनोमेना को कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं. और ये बेसिकली हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए दैट दिस वर्ल्ड इज़ अ कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी एंड पीपल विल रिलेट to things differently, and this is called cultural relativism. They will relate to things on the basis of their culture and the surroundings that they have been brought up in. So ये थोड़ा ज़्यादा हो गया कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में, बट आई थिंक आई इन द वीडियो हियर. तो कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में हमने बात कर ही ली. एंड टू द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सोसाइटीज. तो कैनिबलिज्म से लेके कल्चरल रिलेटिविज्म तक, एंड उससे भी आगे जाके एंथ्रोपोलॉजी का जो रोल है ह्यूमन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, दिस ऑल्सो इज एक्सप्लोर्ड बाई स्ट्रॉस in his work We Are All Cannibals and Other Essays, which was published posthumously. Very important, 2013 में आया था. मे बी क्रोनोलॉजी में ये पूछा जा सकता है.
फर्स्ट एंड लास्ट वर्क, मिडिल वर्क्स आपको पता होने चाहिए जो उनके मिडिल लाइफ में लिखे गए थे। एंड हर एक वर्क का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कि हाँ टाइटल से रिलेट करके आप जान पाए। तो फर्स्ट वर्क, लास्ट वर्क, मिडिल के कुछ वर्क जो इंपॉर्टेंट कार्डिनल वर्क्स हैं जिसमें इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो दैट वुड बी this would be the end for this video. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next session.